हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नई शिक्षा नीति 2020। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेके आया हूँ। इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप यह जान लीजिए कि जो आपकी यह नई शिक्षा नीति 2020 आई है, यह आपकी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या मतलब है कि आज़ादी के बाद आपका यह तीसरी बार शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुआ है। तो पहली बार बदलाव कब हुआ था? पहली बार बदलाव आपका 1968 में, दूसरी बार आपका जो बदलाव हुआ था वो 1986 में, और तीसरी बार जो आपका बदलाव हुआ था वह आपका 2020 है, जो आपकी चल रहा है, जिसमें आपकी नई शिक्षा नीति 2020 आई है। यानी कि 1986 के बाद आपका 2020 में नया शिक्षा नीति आया है, 34 वर्षों के बाद। जब आपका 1968 में शिक्षा का बदलाव हुआ तो उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, 1986 में श्री राजीव गांधी जी, और 2020 में आपके जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आए हैं वह क्या क्या हैं। तो हमारा जो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है कि MHRD का नाम बदला। MHRD मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो यह क्या है दोस्तों? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से इसको जाना जाता है। जो आपका MHRD है यानी ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और आपके जो अब रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, इनको शिक्षा मंत्री के नाम से जाना जाएगा। पहले इनको मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम से जाना जाता था। तो क्या रमेश पोखरियाल निशंक जी आपके पहले शिक्षा मंत्री हैं? ऐसा नहीं है। इससे पहले भी आपके शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। आपके स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपके देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। 11 नवंबर को हम इनके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते भी हैं। तो फिर शिक्षा मंत्रालय उस समय हुआ करता था आज़ादी के बाद। तो फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहाँ से आ गया? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब आपका दूसरी बार जब आपकी शिक्षा में बदलाव किया गया था सन 1986 में, जिस समय आपके प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने बदलाव किया था आपके शिक्षा के क्षेत्र में। उस समय इन्होंने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। उसके बाद से फिर आपका यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ही नाम से जाना जाने लगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो आपकी नई शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और जो आपके मानव संसाधन विकास मंत्री रहेंगे वो आप शिक्षा मंत्री के रूप में जाने जाएंगे। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। स्कूलों में 10+2 खत्म, अब शुरू होगा 5+3+3+4 फॉर्मेट। पहले क्या होता था? पहले आपकी जो पढ़ाई होती थी वो 10th तक सबका समान होता था। इसके बाद क्या होता था? 10+2 जब मतलब आप 11th में जाते थे तो आपको कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करना था कि आप साइंस साइड से जाएंगे कि आर्ट साइड से जाएंगे, आप बायोलॉजी लेंगे कि आप मैथ लेंगे। इस टाइप की कुछ आपके शिक्षा व्यवस्था हुआ करते थे, या शिक्षा व्यवस्था अभी भी हैं और इनमें बदलाव किया जाएगा। तो इनको देखते हैं। अब स्कूल के पहले 5 साल जो होंगे दोस्तों आपके, वो प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज। अब छठी से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएंगी। चौथा स्टेज जो है आपका, यानी कक्षा से 12वीं तक का स्टेज जो है वो आपका 4 साल तक का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक की पढ़ाई होती थी, कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चों को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के होंगे। 5 साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा। यानी सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पहले बच्चों के लिए 5 लेवल और बनेंगे। यही जो 5 लेवल बनेंगे यही आपका ये 5 कहलाया।
फिर आपका जो 3 कहलाया, वो जो आपका 5 तो समझ में आ गया, फिर जो आपका 3 हो गया, मतलब जब आप तीसरी कक्षा से तीसरी, चौथी, पाँचवीं पढ़ेंगे तो ये आपका 3 साल इधर हो गया, 5 साल इधर हो गया, 3 साल इधर हो गया, और फिर आपका जो ये 3 साल है यानी 3, 4, 5 उधर हो गया, ये 3 हो गया, फिर 6, 7, 8 ये 3 जो शामिल हैं वो 6, 7, 8 में शामिल हैं। फिर आपका जो ये 4 साल है यह है आपकी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं परीक्षा के लिए है। पहले क्या होता था, आपका इंटर 12 साल में कंप्लीट हो जाता था, लेकिन आपको अब इंटर तक की पढ़ाई करने के लिए कितने साल देने पड़ेंगे, 15 साल कुल आपको अब इंटर तक की पढ़ाई करने के लिए देने पड़ेंगे। 5+3+3+4 के लिए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, इसके बाद के 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, उसके बाद के 3 साल 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, और जो आखिरी आपका 14 से 18 साल होगा उसमें अब आखिरी के 4 साल पूरे करेंगे, यानी कि आखिरी के 4 साल बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं। मतलब 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जो आपकी पढ़ाई होगी वो आपकी 14, 15, 16, 17 और 18 सालों के बीच में होगी। चलिए आगे वाला जो पॉइंट है आपका तीसरा पॉइंट, छठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा। नई शिक्षा नीति के अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन कौन है दोस्तों, तो जो आपके डॉक्टर कस्तूरी रंगन है ये आपके इसरो के साइंटिस्ट हैं। अब छठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी, स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी, स्कूल में ही बच्चों को नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। दोस्तों ये सारे जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके आया हूँ, इसका PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे जुड़िए और इस PDF को आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, मैं वहाँ पे अपना यह PDF सेंड कर दूंगा। अगला पॉइंट जो है दोस्तों, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे, बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव हैं, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, मतलब सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम हो सकते हैं, 2 हिस्सों वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना आदि। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के लिए कोचिंग वगैरह के चक्कर पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। नई नीति के तहत कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी, जबकि 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेंगी। मतलब आपको इनमें बदलाव देखने को मिलेगा। आपका जो अगला पॉइंट है वह है 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहाँ तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब मातृभाषा का यह मतलब हुआ कि जैसे आप मान लीजिए आपकी क्षेत्रीय भाषा अवधी हो सकती है, आप पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं तो आपकी क्षेत्रीय भाषा बंगाली हो सकती है, गुजरात के रहने वाले हैं तो आपकी क्षेत्रीय भाषा गुजराती हो सकती है। जैसी जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है यानी कि जो आपकी मातृभाषा है, उस भाषा का उपयोग करके जो आपकी पढ़ाई होगी 5वीं तक की, वो संभव हो सकेगा तो 8वीं तक की आपकी पढ़ाई उसी मातृभाषा में कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपका जो हिंदी, अंग्रेजी ये सब पढ़ते हैं इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, यह आप एक सब्जेक्ट के रूप में अपना हिंदी और अंग्रेजी पढ़ेंगे, लेकिन बाकी जो आपका विषय पढ़ाए जाएंगे, आपके जो विषय पढ़ाए जाएंगे वो आपके मातृभाषा में ही पढ़ाए जाएंगे। आपका जो अगला पॉइंट है वह है आपका स्कूलों में ऐसे होगा बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन। आपके परफॉर्मेंस का आकलन किस तरीके से होगा, बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा, उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके जो कि करीब 2 करोड़ बच्चों का फिर से दाखिला दिलाया जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगा। यह बहुत ही अच्छा सिस्टम लाया गया है, इसको समझिए आप लोग कि यह सिस्टम क्या है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू किया गया है।
आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के लिए 3 या 4 साल के बाद आपको क्या डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है और शोध में नहीं जाना है। वहीं शोध में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। इसका यह मतलब है कि यदि आप केवल ग्रेजुएशन बताना चाहते हैं, जो आप केवल ग्रेजुएशन दिखाना चाहते हैं, आपको यूपीएससी वगैरह एसएससी की तैयारी करनी है, आपको केवल ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है, तो आप केवल ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल में ही आप पा जाएंगे, आप उस एलिजिबल हो जाएंगे कि आपने ग्रेजुएशन किया। लेकिन आपको एमएससी करनी है, आपको मास्टर्स करनी है, तो आपको 4 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। 4 साल को आप ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। आप रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, तो आपको 4 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। 4 साल की डिग्री करने वाले छात्र 1 साल में एमए करेंगे। मतलब यदि आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है तो आप एमए या आप एमएससी अगर जो कर रहे हैं, एमए एमएससी वगैरह कर रहे हैं, तो आपका इस समय 2 साल का होता है, तो है आपका 1 साल का हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स को 2 वर्ष में ही छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। पहले क्या होता था, जब आप किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में दाखिला करा लेते थे, आप 1 साल पढ़ाई करके यदि आप छोड़ देते थे तो आपकी 1 साल की पढ़ाई बेकार हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि आप 1 साल की पढ़ाई कर लिए हैं तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। आपने 2 साल की पढ़ाई कर ली तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। यदि आपने 3 साल की पढ़ाई कर ली तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी जाएगी। नई नीति में एमफिल खत्म। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को खत्म किया गया है। ये बहुत ही बड़ा बदलाव है दोस्तों। खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई। बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। यूजीसी, एनसीटीई और आपका जो एआईसीटीई है, इसका जो युग्म है वो ख़त्म हो गया है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा में यूजीसी, उसके बाद आपका जो एनसीटीई है, इसके बाद आपका एआईसीटीई है की जगह एक नियामक होगा। कॉलेजों की स्वायत्तता देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब इसके लिए, इन सब के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी बनेगी जो इन सब का संचालन एक साथ करेगी। कॉलेजों को कॉमन एग्जाम का ऑफर। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा करवाएगी। नेशनल, आपकी एक एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो आपका एग्ज़ाम कन्वर्ट करवाएगी। आप उसके तहत एग्ज़ाम देंगे। सबका एग्ज़ाम एक ही साथ होगा। सबके लिए एक ही जो संस्था है वह आपका पेपर करवाएगी। इससे बाहर बस 2 ही संस्थाएं इससे बाहर अपना एग्ज़ाम करवा सकती हैं। एक आपका जो मेडिकल विभाग है और दूसरा आपका लॉ और मेडिकल विभाग जो हैं आपके, वो इससे हटके एग्ज़ाम करवा सकते हैं। लेकिन बाकी जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे सबके लिए एक ही परीक्षाएं होंगी, चाहे वो आर्ट के साइड का स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस के साइड का स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम का हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आईआईटी जेई वगैरह, बीटेक वगैरह, ये सब के एग्ज़ाम जो यूपीटीयू एग्ज़ाम करवाती है, आईआईटी जेई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, दोस्तों ये सब खत्म हो जाएगा। केवल आपके एक ही जो आपका एग्ज़ाम होगा वो एक ही आपकी संस्था करवाएगी, जो आपकी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है, यही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। बस इसके बाहर दो लोगों को रखा गया है। एक आपका जो मेडिकल विभाग है और दूसरा आपका जो लॉ सेक्शन है, इसको आपकी इससे बाहर रखा गया है। बाकी सारे एग्ज़ाम्स यही आपकी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ही कराएगी। स्कूलों में प्री प्राइमरी लेवल पर
स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। स्कूल शिक्षा सचिव अनीत करवाल ने बताया कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में 10-10 बड़े सुधार पर मोहर लगाई गई है। नई नीति में तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे। 2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता तथा अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह बदल दी जाएगी। कक्षा 6 से 8 के बीच विषयों की पढ़ाई होगी। इसका जो PDF है दोस्तों, वो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे आपको मिल जाएगा। आप बस सुनते रहिए, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मैं PDF आप लोगों को प्रदान कर दूंगा। स्कूल कॉलेज की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। मौजूदा इंस्पेक्टर जो मौजूदा राज है यह खत्म होगा। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग नियम हैं। भविष्य में सभी नियम एक समान बनाए जाएंगे। फीस पर नियंत्रण का भी एक तंत्र तैयार किया जाएगा। अगला पॉइंट आपका है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी। सभी तरीके के वैज्ञानिकों एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास से एक उच्च शिक्षण संस्थान होंगे। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। इनमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस कराने जैसी योजनाएं शामिल हैं। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीक शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा पर भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगा। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर, जैसा कि आपको पता ही है, इस कोरोना पैंडेमिक काल में भी आपकी शिक्षा अधिकतर जो है वो ऑनलाइन ही चल रही है, तो आने वाले समय में भी ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। इसमें क्या है, नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। त्रिभाषा फार्मूला, विद्यार्थी को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला में भी यह विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भाषा की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में भाग लेना होगा। कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार होगा। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे भारत के स्टूडेंट विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट व यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा। पहले बहुत से लोग को बाहर जाके शिक्षा लेनी पड़ती थी, तो इससे क्या होगा, जब अपने देश में ही यूनिवर्सिटी वगैरह खुल जाएंगी तो लोगों को आराम हो जाएगा शिक्षा ग्रहण करने में। SC, ST और OBC स्टूडेंट के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा। NEP 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। मिला जुला के जो बच्चे स्कूल से वंचित हैं उनको फिर से स्कूलों की तरफ लाने का प्रयास किया जाएगा। अगला पॉइंट है, हर जिले में कला, करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किए जाएंगे या स्थापित किया जाएगा। बाल भवन याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है आपका, अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम क्या होंगे, समान होंगे। अगला, कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। अब इस समय क्या होता है कि शारीरिक शिक्षा वगैरह का जो आपका रिजल्ट में आता है, जो आपके नंबर जुड़ के आते होंगे, आपने अपने इंटर का रिजल्ट देखिए, खासकर जो यूपी बोर्ड वाले हैं, इनके रिजल्ट में लिख के आता है कि जो है फिजिकल वाला, शारीरिक वाला, इनको नंबर दिया जाता है। उसके बाद लिख दिया जाता है कि ये जो नंबर हैं आपके
यह आपका कहीं जोड़ा नहीं जाएगा, यह नंबर आपको बस उसी तरीके से वैसे ही दिए गए हैं सहायक के रूप में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब इनको सहायक पाठ्यक्रम नहीं माना जाएगा। अब यह जो होंगे आपके कंपलसरी जो होंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में इसको आप पढ़ेंगे और इनके भी नंबर वगैरह आपके हर जगह जुड़ेंगे। लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएड वालों के लिए। बीएड 4 साल का होगा। 4 वर्षीय बीएड डिग्री 2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता होगी। आपका बीएड 4 साल का होगा, मतलब कि आपको इंटर के बाद ही आप बीएड करेंगे। इंटर के बाद आप सीधे बीएड करेंगे, उसमें उस 4 साल में आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री दी जाएगी और प्लस आपका बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका नीति के अनुसार पेशेवर मानकों की समीक्षा एवं संशोधन 2020 में होगा और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में होगा। शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती कराया जाएगा। पदोन्नति योग्यता पर आधारित होगी। सबका पदोन्नत नहीं होगा कि इन्होंने जो है इतना दिन से इस क्षेत्र में काम किया तो इनको जो है प्रमोशन दे दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि वह उसी योग्य रहेंगे तभी उनको प्रमोट किया जाएगा। कई स्रोतों से समय समय पर कार्य प्रदर्शक का आकलन किया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि ये जो मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो में जो नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जो चर्चा की, यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विथ धीरज पांडे पे मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू दोस्तों।